ट्रीज ना, ट्रीज एक नॉन लीनियर डेटा टाइप होता है, सॉरी डेटा स्ट्रक्चर। इसको हम एक और नाम देते हैं हायरार्कियल डेटा स्ट्रक्चर। जैसे इसके स्ट्रक्चर को समझने के लिए, जैसे एक ट्री है, ट्रीज है तो नाम भी इसका ट्रीज है। तो ये इसका रूट हो गया, एक एंड रूट होता है और दूसरा एंड लीव्स होते हैं, है ना, लीफ या लीव्स, बीच में ब्रांचेस होते हैं। अगर हम इसको इन्वर्ट कर दें तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। यहाँ पे इसका रूट्स, ये ट्री ऐसे हो जाएगा, है ना। तो इसमें ये रूट हो गया, ये इसके ब्रांचेस हो गए और ये लीफ हो गया। जैसे हमें कुछ रिप्रेजेंट करना हो, जैसे एक एग्जांपल के तौर पे हमें कुछ हायरार्की रिप्रेजेंट करना हो, जैसे ग्रैंड पेरेंट, ईजी रहेगा समझना। उससे निकले मतलब पेरेंट, जैसे पापा हो गए, फिर यहाँ अंकल, चाचा, पापा से गोलू और आश, अंकल से आदि भैया और सोनी दी। तो ये हायरार्की रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये इस तरह के केसेस में हम जब ट्री को रिप्रेजेंट करते हैं तो ये रूट हो गया, ये नोड्स हो गए, ये सब नोड्स हैं एक्चुअली, सबके सब नोड्स हैं, पर ये इनके एंसेस्टर हो गए, इनके एंसेस्टर ये हो गए, ये इनके डिसेंडेंट हो गए, ये इनके डिसेंडेंट हो गए, और ये सब लीव हो गए। तो उससे लास्ट नोड जिसके आगे कोई नोड ना हो, मतलब या तो नल हो या तो कुछ भी ना लिखे, सब चलेगा, तो उसको लीफ कहते हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे ये, तो इसका डेफिनेशन क्या होता है। अ कलेक्शन ऑफ एंटिटीज कॉल्ड नोड्स। अब नोड्स कैसे है मैं दिखाऊंगा आगे। लिंक्ड टुगेदर टू स्टिमुलेट, मतलब रेगुलेट करना, स्टिमुलेट करना ही किया, हायरार्की। एक नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। इतना ही। इसकी कुछ टर्मिनोलॉजीज अभी हम लोग सीखेंगे। जैसे एक ट्री बनता है, जैसे ये एक नोड हो गया, ये पॉइंटर्स हैं ये सब, ठीक है, ये दूसरे नोड्स को पॉइंट कर रहा है, ये फिर इस नोड को पॉइंट कर रहा है यहाँ पे। तो ये एक सेम लेवल पे है, ये एक सेम लेवल पे है, ये सेम लेवल पे है और ये सेम लेवल पे है। मैं इनको नंबरिंग कर देता हूँ ताकि इजी हो समझना किसके बारे में बात कर रहे हैं। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 नोड्स हैं। ये हमेशा रूट होगा, टॉप मोस्ट नोड जो भी होता है रूट होता है। हम लोग एक हमेशा इन्वर्टेड ट्री पढ़ते हैं। और अगर हम ध्यान दें तो ये जो पार्ट है राइट साइड, लेफ़्ट साइड ऑफ रूट, टॉप मोस्ट नोड, ये इसको लेफ़्ट सब ट्री कहते हैं। और जो राइट पार्ट है इस रूट का, उसको राइट सब ट्री कहते हैं। अभी हम लोग और डिटेल में जाएंगे इसके। हाँ, ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के बाद अब यहाँ देखो, इसमें 2 और 3 जो है, स्ट्रक्चर ड्रॉ करना और देखना, 2 और 3 जो है वो चिल्ड्रन ऑफ 1 है। 1
पेरेंट ऑफ 2 और 3, ये देखो इससे ये दोनों निकल रहे हैं तो ये दोनों इसके बच्चे हो गए। और हम लोग बैकवर्ड नहीं आते, हमेशा एक डायरेक्शन में आते हैं, तो जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं वो छोटा होगा जिस डायरेक्शन से आ रहे हैं। तो ये पेरेंट है, ये दोनों चिल्ड्रन है इस पेरेंट के, और सेम पेरेंट के ये इसका ये भी पेरेंट है, इसका भी ये पेरेंट है, तो ये दोनों सिबलिंग्स कहलाएंगे। चिल्ड्रन ऑफ सेम पेरेंट इज कॉल्ड सिबलिंग। और जैसे 4, 5, 6 भी सिबलिंग हो गए, 7, 8 अलग सिबलिंग हो गए। 7 और 6 सिबलिंग नहीं हुए अपने, मतलब ये नीस टाइप कहलाएंगे। फिर जैसे 4, 5, 6 1 के ग्रैंड चिल्ड्रन हो गए और 1 ग्रैंड फादर हो गया या ग्रैंड मदर, जो भी ग्रैंड पेरेंट हो गया 4, 5, 6 के। 9, 10 1 के ग्रैंड सन होंगे या डॉटर, और 9, 10 के लिए 1 ग्रैंड पेरेंट होंगे। तो इस तरीके से देखते हैं। और जो लास्ट नोड होते हैं जिनके बाद कोई और नोड नहीं आता, उनको लीफ नोड कहते हैं। जैसे यहाँ पे 9, 10, 11 और 8 आर लीफ नोड। मैंने यहाँ पे वो चीज़ लिख दिया है। तो यहाँ पे एक चीज़ और समझना है कि लीफ नोड क्या होता है। एनी नोड दैट doesn't have a child, what a children, a child। जैसे यहाँ पे 1 is ancestor of 2 and 3 and 2 and 3 are descendants of 1। इस चीज़ को नोट कर लेना, ठीक है। जैसे एक ट्री क्या होता है, हम और डेप्थ में जा रहे हैं ट्री के। ट्री एक टाइप का रिकर्सिव डेटा टाइप होता है। हम इसको आइटरेटिव मेथड से भी सीख सकते हैं, पर रिकर्सिव बहुत बेस्ट होता है इस केस के लिए, ट्रीज़ के लिए, क्योंकि हर जगह रिकर्शन ही यूज़ होगा। जितने भी तरह के हम ट्रीज़ पढ़ेंगे, चाहे वो कोई भी हो, हमारे कोर्स वाला या आउट ऑफ कोर्स, डेटा स्ट्रक्चर। क्योंकि ये रिकर्सिव डेटा स्ट्रक्चर क्यों कहलाता है, पहले हम लोग एक ऊपर का ओवरव्यू लेते हैं। जैसे एक हमारे पास रूट है, मैंने कहा कि 2 और 3 इसके चिल्ड्रन हैं। जैसे मान लेते हैं ये पूरा पार्ट 2 के नीचे सारा और 3 के नीचे सारा सब ट्री था, ये लेफ़्ट सब ट्री और ये राइट सब ट्री। रिकर्सिव क्या होता है, रिकर्सिव हो गया सेल्फ सिमिलर मैनर, मतलब ब्रेकिंग ऑफ समथिंग या प्रॉब्लम ऑफ समथिंग, या किसी प्रॉब्लम को इन अ सेल्फ सिमिलर मैनर। जब एक तरीके से वो प्रोग्राम वर्क कर रहा हो तो वहाँ पे या वर्क करने का पॉसिबिलिटी हो तो वहाँ हम रिकर्शन लगाते हैं। अब देखते हैं कैसे। जैसे हम इस पार्ट को अभी गौर करते हैं, ठीक है, ये इस पार्ट को भी गौर करते हैं साथ साथ। तो देखते हैं, जैसे ये एक रूट है, ठीक है, इसका एक लेफ़्ट सब ट्री का भी रूट होगा, है ना। जैसे ये 1 है, ये लेफ़्ट सब ट्री है, इसके मान लेते हैं 3 नोड्स हैं और इसके 2 नोड्स हैं नीचे, ठीक है, और यहाँ पे भी 3 मानते हैं और इसका 1 यहाँ मान लेते हैं, ठीक है। अब देखो, सबसे ज़रूरी चीज़ क्यों रिकर्शन होता है। अगर हम, ये डायग्राम है, ठीक है, अगर हम यहाँ पे आए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12, ठीक है। मानो यहाँ पे पीछे वाले डायग्राम का कॉपी नहीं है, नया डायग्राम है। तो यहाँ पे जैसे है, तो मानो इसको एक हम सब ट्री मानेंगे, ट्री का एक पार्ट, ठीक है। अगर हम इस चीज़ को बाय फॉरगेट कर दें, हम यहाँ से गौर करें तो ये रूट बन गया, है ना, ये रूट बन गया इन सब के लिए, क्योंकि इसी से सब निकल रहे हैं। फिर अगर हम यहाँ पे हैं तो ये भी रूट है पर इसके नीचे कोई चिल्ड्रन नहीं है, ये भी एक टाइप का रूट है पर इसके नीचे 2 चिल्ड्रन है। ये रूट बन गया इसके और इसके लिए, ये रूट बन गया इसके, 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 इसके और इसके लिए। नंबरिंग की तरफ से लिख लेना, ये भी रूट है एक टाइप का, पर इसके नीचे कोई नोड नहीं है। अब इधर आते हैं, ये रूट है इसका, मतलब ये सब का और ये इन सब का। पर अगर हम इस डेटा स्ट्रक्चर पे हैं, मतलब डेटा स्ट्रक्चर के पार्ट पे हैं, तो इस सब ट्री पे हैं, तो ये भी एक रूट है इस सब ट्री का। अगर हम इसी को कंप्लीट एक ट्री मान लें तो ये रूट बन गया इसके लिए, है ना। फिर इसके 3 पार्ट है, फिर ये रूट बना, इसका एक पार्ट है, ये भी रूट है, ये भी रूट है, इसके आगे वालों के लिए, इसके आगे वालों के लिए। हर एक नोड अपने आगे वाले के लिए रूट होता है।
तो जिस तरीके से हम यहाँ पे वर्क करके आगे बढ़ते हैं उसी तरीके से यहाँ पे पहुँच के भी आगे बढ़ते हैं। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हम एक प्रॉब्लम को या एक मतलब कुछ भी एक थीम को उसी मैनर में मतलब सेल्फ मैनर एक सिमिलर मैनर में अपने में ही ब्रेक डाउन करते करते छोटा करते जा रहे हैं और हम उसे कंप्लीट कर दे रहे हैं। तो इसलिए हम इसको एक सेल्फ सिमिलर मैनर या फिर रिकर्सिव डेटा स्ट्रक्चर कहते हैं। जैसे एक ट्री है, उसमें मान लेते हैं हैविंग n नोड्स। नोड्स पता है ना, ये जो सर्कल बने हुए हैं, अगर हैविंग n नोड्स तो देखो ये सर्कल्स जो भी होगा ये सब नोड्स हो गए और इनको जो लिंक कर रहा है पॉइंटर वो लिंक्स हो गए या फिर एजेस कह सकते हैं इनको, हम कुछ भी जो भी नाम देना दे सकते हैं। अगर n नोड्स हैं एक ट्री में तो वहाँ पे n-1 लिंक्स होंगे या एजेस होंगे। इसको याद करना और लॉजिक समझना है तो बस एक रूट नोड पे लिंक नहीं होता है ना, बाकी हर एक नोड के लिए एक लिंक रेडी रहता है। तो इसलिए जितने नोड्स होंगे उनमें से एक कम लिंक होगा। अब हम आते हैं डेप्थ और हाइट पे। हाँ, अब हम डेप्थ एंड हाइट पे आ गए। तो मैंने एक यहाँ पे ट्री बनाया हुआ है, तो पहले हम एक डेफिनेशंस लिख लेते हैं इनका। पहला, डेप्थ क्या होता है? डेप्थ ऑफ सम नोड x, किसी एक पार्टिकुलर नोड जिसका नाम x है हम एज्यूम कर रहे हैं, इन अ ट्री कैन बी defined as length of path from root to node x। अब हम समझते हैं क्या होता है। और यहाँ पे एक और चीज़ बहुत ज़रूरी नोट करके बता रहे हैं, नोड नहीं नोट, कि ईच एज इक्वल्स टू 1 यूनिट, इक्विवेलेंट्स टू 1 यूनिट। ठीक है, हम अगर मान रहे हैं कि यहाँ से लेके इसका इस पार्ट में लेंथ क्या होगा, तो हम ये नहीं गिनेंगे 1 नोट 2 नोट 3 नोट 4 नोट 5 नोट, नहीं, हम गिनेंगे 1 लिंक 2 लिंक 3 लिंक 4 लिंक। हम लिंक्स काउंट करेंगे, नोट्स भी काउंट करते हैं पर हम लोग लिंक्स काउंट करेंगे, दोनों ही सही होता है। ठीक है, तो अब देखते हैं यहाँ पे इसका डेप्थ का मतलब क्या हुआ है। लेट से हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं नोट 10 का। हम यहाँ पे लेट डेप्थ ऑफ नोट 10 ये क्या होगा। अब नोट 10 पे आओ तो क्या डेफिनेशन है, डेप्थ ऑफ सम नोड x, यहाँ पे 10 है, इन अ ट्री कैन बी डिफाइंड एज द लेंथ ऑफ पाथ फ्रॉम रूट टू नोड x। अब यहाँ तक आने में कितने एजेस आ रहे हैं, यहाँ से शुरू करेंगे, 1 एज 2 एज 3 एज, तो इसका होगा 3 यूनिट्स। ऐसे ही किसी भी नोड का हम लेंथ निकाल सकते हैं, सॉरी डेप्थ। अब नेक्स्ट पार्ट है इसका हाइट। हाइट क्या होता है, एकदम सिंपल डेफिनेशन है, कन्फ्यूजन होता है पर 1-2 बार क्या सही हो जाएगा। हाइट ऑफ एनी नोड x, किसी एक नोड x का, is defined as the maximum length from that node to a leaf node। देखते हैं इसका मतलब क्या है। जैसे हम कहते हैं कि 7 नोड का इस 2 नोड का हाइट क्या होगा। ठीक है, हम अगर देखना चाहें हाइट ऑफ नोड नंबर नोड 2 ये क्या होगा। हाइट का मतलब होता है कि अगर हम देखो लीफ नोड यहाँ पे कौन कौन है, ये है ये है ये है ये है ये है और ये है। जिस नोड के बाद कोई नोड ना हो वो लीफ नोड। तो नोड 2 का हमें हाइट निकालना है। हमने डेफिनेशन में क्या लिखा है, हाइट वो होता है जो कि एक मैक्सिमम लेंथ होता है इस नोड का टू अ लीफ नोड।
जैसे हम यहाँ पे कितने पॉसिबिलिटीज़ है, यहाँ पे एक ये जा रहा है, यहाँ पे एक लीफ नोड है, तो 2 यूनिट यहाँ बन रहा है इसके लिए एक, और यहाँ पे भी दो, यहाँ पे 1 यूनिट, यहाँ पे 1 यूनिट, यहाँ पे 2 यूनिट। जैसे 2 to 5 गया, ठीक है, 3 4 4 4 2 to 4 गया, तो वो बस 1 यूनिट चल रहा है, ये एक लीफ नोड तक पॉसिबिलिटी जाने का। अब ये बैकवर्ड नहीं चलता, आगे ही चलता है, इसलिए इधर हम नहीं जा पाएंगे। तो 2 5 9 2 यूनिट चला गया, इससे बड़ा हो गया, मैक्सिमम अभी ये है। 2 से 6 1 यूनिट, अभी भी मैक्सिमम ये है। पर अगर हम 2 5 10 13 आए तो ये 4 यूनिट मूव कर रहा है, तो ये इसका हाइट होगा। 2 से 5 5 से 10 10 से 13 1 2 3, ये भी 3 यूनिट्स। इस तरीके से हम किसी भी ट्री का डेप्थ, किसी भी ट्री के नोड का डेप्थ या हाइट निकाल सकते हैं। ये हो गया ट्रीज़ के ऊपर। हम आते हैं मेन अपना जो प्राइमरी ट्री होता है, बाइनरी ट्री। बाइनरी का मतलब पता है, 2 नोडेड ट्री, मतलब ईच नोड इन अ ट्री, ईच नोड contributes at most, ये टर्म इम्पॉर्टेंट है, at most 2 nodes। अब देखते हैं, जैसे कि एग्जांपल लेता हूँ, इसमें कुछ डेटा, ये रूट नोड है, 2 4 1 6। ये ट्री को जब भी हम बनाएंगे तो ये ऐसा पॉइंटर दिखा के ज़रूर दिखाना। बहुत सारे डायग्राम्स, बहुत सारे लोग पॉइंटर नहीं दिखाते हैं, तो ये थोड़ा गलत होता है, पर दिखाना थोड़ा सही रहेगा, दिमाग में बैठ रहेगा कि पॉइंटर से हम लिंक कर रहे हैं, ऐसा हमेशा दिमाग में डायग्राम बनते रहेगा, इसलिए मैं ये प्रीफर करूँगा। और ये 3, ठीक है। यहाँ पे हम डेफिनेशन के हिसाब से देखें तो हर नोड का या तो 2 नोड है, या 1 नोड है, या 1 नोड नहीं है, एटमोस्ट 2, या तो 0 होगा, या 1 होगा, या 2 होगा, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। बाइनरी का मतलब होता है 2। अभी तक हम जो डायग्राम देख रहे थे इसमें 3 नोड भी निकल रहा था, ये बाइनरी नहीं था, ये एक सिंपल ट्री था। पर बाइनरी ट्री हमें पढ़ना है जिसमें हम मैक्सिमम 2 नोड तक देख सकते हैं। तो हम इसका अगर हम डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन देखें कि हम इसको कैसे लिंक लिस्ट के थ्रू पढ़ते हैं, अभी तुम्हें बहुत अच्छे समझ आएगा। इसका लेफ़्ट पार्ट, लेफ़्ट में 4 है, इस नोड के राइट में, तो राइट पॉइंटेड से पॉइंट करेंगे राइट में 1 को। इसमें 2 डेटा है, इसमें 4। फिर इसके लेफ़्ट में 6 है, तो हम इसके लेफ़्ट नोड पॉइंटेड से 6 के एड्रेस को लिंक करेंगे, और इसके राइट पॉइंटेड से, नोड पॉइंटेड से 9 के एड्रेस को पॉइंट करेंगे। और 1 के लेफ़्ट में 7 है, तो हम यहाँ पे 7 को बनाएंगे, और 1 के राइट में 8 है, तो हम उसको 8 लिंक कर देंगे, और 7 के लेफ़्ट में 3 है, तो यहाँ पे ये लिंक कर देंगे 3। अब देखो, अब मैं यहाँ पे ये इस तरीके से ये वर्क करता है, जैसे हम पढ़े हैं ना कि एक स्ट्रक्चर को कैसे डिफ़ाइन करते हैं, स्ट्रक्ट नोड, यहाँ पे नोड ले लेते हैं बस ऐसे ही। तो सी में हम ऐसे लिखते हैं, स्ट्रक्ट नोड स्टार लेफ़्ट इंट डेटा स्ट्रक्ट नोड, ऊपर नीचे कैसे भी लिख सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है, राइट। और यहाँ पे हम इसको बंद करते हैं, स्ट्रक्चर को हम ऐसे डिफ़ाइन करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा ईच नोड है, जो कि हम देख चुके हैं कि डबली लिंक लिस्ट टाइप का, कि ये बीच वाला पार्ट डेटा हो गया, इसलिए मैंने यहाँ पे बीच में लिखा, मतलब ऊपर भी लिखने में चलेगा, ऐसा रिप्रेजेंट ही हम ऐसा करते हैं हमेशा, चाहे हम इन दोनों को ऊपर लिखें, इसको लास्ट में लिखें, पर इस तरीके से दिखाने के लिए इस तरीके से लिखना बहुत एक्यूरेट होगा। ये हो गया लेफ़्ट नोड पॉइंटर, ये हो गया राइट नोड पॉइंटर, इस तरीके से हम दिखाते हैं। लेट्स से मैं इसमें कुछ एड्रेसेस भर देता हूँ। हाँ, ध्यान से देखो इसको। लेट्स से अपना रूट पॉइंटर एड्रेस 200 पे है, तो ये रूट पॉइंटर जो होगा इसमें 200 स्टोर हो जाएगा। जैसे हम हेड दिखा देते हैं वैसे यहाँ पे रूट है। उसके बाद इसमें रूट हेड नोड का डेटा, या रूट नोड कहते हैं, यहाँ पे हेड नहीं आएगा, उसका 2 है, उसके ऊपर एड्रेस 200 है।
उसका लेफ़्ट वाला पॉइंटर 300 एड्रेस पे कर रहा है तो यहाँ पे 300 स्टोर है, राइट वाला 400 पे तो यहाँ 400, फिर ये 500 पे कर रहा है तो 500, ये राइट 4 का राइट। देखो इसके रिस्पेक्ट में ये राइट हो गया, पर हम लोग जहाँ से देख रहे हैं ये हमारे लेफ़्ट हो गया, ये हमारे राइट हो गया, तो इसी चीज़ को हम फॉलो करेंगे। हम जिसको देख रहे हैं जो वो होगा वही होगा, मतलब हम अगर राइट जो देख रहे हैं वो भी वही राइट होगा, ना कि इस डायग्राम के हिसाब से राइट। ठीक है, तो ये राइट पार्ट है हमारा, राइट इसका राइट, इसका राइट हमारा लेफ़्ट, इस तरीके से। तो अपने वाले को ही प्रीफर करना है। तो 4 के राइट में 600 एड्रेस है तो ये 600 पे लिंक कर रहा है, तो यहाँ पे 600 स्टोर है और इसी तरीके से। और यहाँ पे एक ज़रूरी चीज़ है 0 0 0 0 0 0 0 0 0 क्यों है? क्योंकि ये एक नल पार्ट को पॉइंट कर रहा है और नल पे पॉइंट करना यानी 0 स्टोर करना, ये कन्वेंशन होता है। तो इस तरीके से हम एक ट्री, बाइनरी ट्री को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ बाइनरी ट्रीज़। मैं बाइनरी ट्रीज़ को BT से रिप्रेजेंट करूँगा। पहला आता है स्ट्रिक्ट या प्रॉपर बाइनरी ट्री। इसका डेफिनेशन होता है, इन सबको याद रखना बेहतर होगा, मैं बता दूंगा किन 2-3 को याद करना एकदम एक्यूरेट है, मतलब ज़रूरी है। ईच नोड कैन हैव 2 और 0, 1 2 to 0 नहीं, 2 और 0, या तो 2 ही होंगे या तो होगा ही नहीं चिल्ड्रन। उसको स्ट्रिक्ट कहते हैं, मतलब एकदम थ्रेशोल्ड पे हो रहेगा हमेशा। जैसे एक नोड है, चलो इसके 2 चिल्ड्रन बना दिए, इसके 2 बना दिए और इसका कोई चिल्ड्रन है ही नहीं, तो ये एक स्ट्रिक्ट हो गया। बट इन केस ये करेक्ट है, अगर हम 1 बना दिए, ऐसे बना दिए और सेम जा रहे हैं, और यहाँ पे हम 1 बना के 1 बना दिए, तो या तो यहाँ पे तो इसके लिए यहाँ पे सिर्फ 1 ही है, तो ये गलत है। या तो 2 होंगे या तो होगा ही नहीं, उसी को कहते हैं स्ट्रिक्ट या फिर प्रॉपर बाइनरी ट्री। नेक्स्ट है कंप्लीट बाइनरी ट्री। इसका डेफिनेशन क्या है? ऑल लेवल्स, इसको समझ लेने पे बहुत इजी हो जाएगा, एक्सेप्ट पॉसिबली द लास्ट आर completely filled and all nodes are as left as possible। या तो completely filled होगा या फिर as left as possible होगा। देखते हैं कैसे। जैसे all levels, यहाँ पे एक टर्म है कि दैट all levels, हाँ ये कि लेवल्स क्या होते हैं? जैसे एक रूट है, ये है ना, रूट नोड, रूट पॉइंटर यहाँ पॉइंट कर रहा है, ये हो गया। हमेशा ट्रीज़ को कोशिश करना, बाइनरी ट्रीज़ है कोई भी, ट्रीज़ को हम एक लेवल पे बनाएं। अभी तक जो बना रहा था वो थोड़ा सा ऐसे एक लाइन का नोड्स ले, ऐसे ऐसे ऐसे, ताकि कन्फ्यूजन ना हो। ये ऐसे अगर मान लेते हैं लेवल 1 हो गया, ये दोनों हो गए लेवल 2 पे, ये चारों हो गए लेवल 3 पे। मतलब कन्वेंशन के लिए, बस इजी चीज़ के लिए, इजी इंटरप्रिटेशन के लिए हम लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 कर देते हैं, 0 1 2 नहीं करते हैं एरे के टाइप से। तो जैसे यहाँ पे एक नोड नहीं भी हो सकता तब भी चलता, तो ये इसका एग्जांपल नहीं है, ये इसका एग्जांपल नहीं है, पहले मैं बता दे रहा हूँ। ये बस एक लेवल क्या होता है वो बताने के लिए मैं कर रहा हूँ। तो यहाँ इस तरह के ट्रीज़ में, एक बाइनरी ट्री में मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स at a level I can be 1 2 3 and so on, is equals to 2 to the power I, maximum not exact। क्योंकि मानो ये लेवल 3 है, 2 to the power लेवल 2 पे कितने होंगे? 2 to the power 4 है ना। तो अगर हम लेवल 2 का बात कर रहे हैं तो वहाँ पे 2 to the power 2 यानी 4 हो गए, लेवल 2 के लिए 4 हो गए, ये मैक्सिमम है। क्योंकि बाइनरी ट्री में 2 ही नोड्स हो सकते हैं। मानो अगर ये नहीं होता तो मैक्सिमम 4 है, पर एग्जैक्ट तो 4 नहीं है ना, फिर तो 3 हो जाएंगे, इसलिए हम मैक्सिमम कहते हैं, ना कि एग्जैक्ट। और ये लेवल्स का कॉन्सेप्ट ये है। अब हम देखते हैं अपना कंप्लीट ट्री क्या होता है। जैसे एक ट्री है इस तरीके से, यहाँ तक तो कम्प्लीटली फिल्ड है सब कुछ, इसके भी दोनों फील्ड हैं, पर ये लेफ़्ट है। अगर सिंगलटन है यानी एक नोड है
तो या तो वो सिर्फ लेफ़्ट ही होगा, राइट में नहीं हो सकता, या तो होगा ही नहीं, वो कम्प्लीटली फिल्ड रहेगा। अगर एक फिल्ड नहीं भी है तो एक निकल रहा है एक्स्ट्रा नोड, तो वो लेफ़्ट साइड में होगा, इधर हम राइट में नहीं बना रहे। अगर यहाँ पे भी होता तो एक लेफ़्ट में होता, ना कि राइट में। इसी को हम कहते हैं कंप्लीट बाइनरी ट्री। हम अपने नेक्स्ट ट्री पे आते हैं। अब आता है परफेक्ट बाइनरी ट्री। इसका डेफिनेशन क्या है? बहुत सिमिलर है कंप्लीट बाइनरी ट्री के। कन्फ्यूजन काफ़ी होता है और ये काफ़ी कॉमन फंडामेंटल क्वेश्चन है, कंप्लीट और परफेक्ट बाइनरी ट्री के बीच का डिफरेंस अभी हम देखेंगे। वो ऑल लेवल्स आर, लेवल्स अभी समझ आ गया क्या होता है? ऑल लेवल्स आर completely filled perfectly, यानी ये लेफ़्ट राइट नहीं होगा। जैसे इसका एग्जांपल देखें, ये हो गया एग्जांपल इसका कंप्लीट बाइनरी ट्री, ये हो गया एग्जांपल ऑफ कंप्लीट बाइनरी ट्री। ये एग्जांपल नहीं है, मैं फिर से बता रहा हूँ, ये बस लेवल के लिए बता रहा था, पर ठीक है, वो भी एक एग्जांपल बन सकता है। ये भी एग्जांपल है वैसे, पर ठीक है, अभी इस पर ध्यान नहीं देते हैं, हम आगे बात करते हैं उसका। इसका एग्जांपल क्या होगा? जैसे कम्प्लीटली फिल्ड होना चाहिए हर एक लेवल, यानी 2 to the power i वाला इसमें स्ट्रिक्टली फॉलो होगा। ये हो गया, इसमें लेफ़्ट राइट नहीं होगा, या तो अगर इससे एक नोड निकला तो दूसरा भी निकलना ज़रूरी है। परफेक्टली हर लेवल फिल्ड, मतलब 2 to the power i वाला रूल फॉलो करेगा। फर्स्ट लेवल के लिए 2 होंगे, सेकेंड लेवल के लिए 4 होंगे, इसके बाद के लिए 8 होंगे, एंड सो ऑन। ठीक है, इस चीज़ को फॉलो करेगा। अब हम देखते हैं परफेक्ट और कंप्लीट में डिफरेंस क्या है। जैसे ये एक ट्री बना रहा हूँ मैं, ठीक है, सीधा जवाब होगा ये एक कंप्लीट बाइनरी ट्री है। पर अगर हम ध्यान दें, हम अगर इस पार्ट पे बस फोकस करें, अगर हम बस इतने पार्ट पे फोकस करें तो ये एक परफेक्ट बाइनरी ट्री है ना। पर अगर हम एक पूरे ट्री पे फोकस करें, या तो नोड्स फुल्ली निकले हुए हैं या निकले हुए हैं तो वो लेफ़्ट साइडेड है, तो ये एक कंप्लीट बाइनरी ट्री है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कंप्लीट बाइनरी ट्री के अंदर परफेक्ट बाइनरी ट्री आ रहा है। तो इसका मतलब क्या, हम यहाँ से क्या समझ सकते हैं कि एवरी, बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये, एवरी परफेक्ट बाइनरी ट्री इज़ अ कंप्लीट बाइनरी ट्री। हर बाइनरी ट्री जो परफेक्ट है वो कंप्लीट भी होगा, बट एवरी कंप्लीट बाइनरी ट्री इज़ नॉट अ परफेक्ट बाइनरी ट्री। पर हर कंप्लीट ट्री, बाइनरी ट्री एक परफेक्ट बाइनरी ट्री नहीं हो सकता। जैसे ये एक कंप्लीट बाइनरी ट्री है पर ये एक परफेक्ट बाइनरी ट्री नहीं है। पर अगर हम यहाँ पे इसको नोट्स बना देते, एक्स्ट्रा फुलफिल कर देते, कंप्लीट 2 to the power i वाला रूल स्ट्रिक्टली लगा देते, मैक्सिमम नहीं, एग्जैक्ट 2 to the power i नोट्स होना चाहिए i हर लेवल के लिए, तो ये एक परफेक्ट बाइनरी ट्री भी होता है, कंप्लीट बाइनरी ट्री भी होता है। कंप्लीट बाइनरी ट्री परफेक्ट बाइनरी ट्री है विथ एक्स्ट्रा कंडीशन कि अगर उसमें एक सिंगलटन नोड निकल रहा है, जो कि परफेक्ट बाइनरी ट्री में नहीं निकल सकता एक नोड से, या तो नहीं निकलेगा या तो निकलेंगे तो 2 रहेंगे, मतलब हर लेवल कम्प्लीटली फिल्ड रहेगा परफेक्ट बाइनरी ट्री का। पर इसमें ये है कि अगर एक लेवल कम्प्लीटली फिल्ड नहीं भी है तो उसमें लेफ़्ट साइडेड ही होंगे। अगर सिंगलटन निकल रहा है, डबल निकल रहा है तो ठीक है, दोनों रहेंगे। ये तो कम्प्लीटली फिल्ड नहीं है ना ये वाला, पर यहाँ पे डबल है तो ठीक है, पर अगर सिंगल है तो लेफ़्ट साइडेड होंगे। बस ये है कंप्लीट बाइनरी ट्री और परफेक्ट बाइनरी ट्री। चौथा और लास्ट टाइप ऑफ बाइनरी ट्री होता है बैलेंस बाइनरी ट्री। इसका डेफिनेशन होता है डिफरेंस ऑफ हाइट। हाइट क्या होता है, पीछे अभी जस्ट पढ़े थे कि मतलब किसी भी एक नोड से उसके रिलेटेड रिस्पेक्टिव कॉरस्पॉन्डिंग लीफ नोड तक का
मैक्सिमम डिस्टेंस को हाइट कहते हैं। डिफरेंस ऑफ हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री, पहले लेफ्ट लिखेंगे, एंड डिफरेंस ऑफ हाइट राइट सब ट्री must be 0, -1, 0 and +1 for a tree, binary tree, to be called as balanced। बहुत इम्पॉर्टेंट है ये। AVL, रेड ब्लैक ट्री, इन सब में बैलेंस ट्री का यूज़ होगा। और बैलेंस ट्री हम देखेंगे क्या होता है अभी। जैसे मैं एक ट्री ड्रॉ करता हूँ, फिर पहले ये देख लेते हैं, डिफरेंस लेफ़्ट माइनस हाइट लेफ़्ट माइनस हाइट राइट, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, ट्री देखते हैं। ये ट्री देख रहे हैं हम। जैसे हम अगर माने कि इसका ये ट्री बैलेंस्ड है या नहीं, तो हम किसी एक नोड को देखते हैं। हर नोड के लिए होना चाहिए, फॉर ऑल नोड। ठीक है, ये चीज़ फॉर ऑल नोड। ये कन्फ्यूजन होता है एक नोड के लिए, रूट नोड के लिए, किस नोड के लिए पता नहीं। फॉर ऑल नोड्स ये जो कंडीशन है ये ट्रू होना चाहिए। ठीक है, जैसे इस नोड को कंसीडर पहले करते हैं, रूट जो अपना है। अगर हम ध्यान दें यहाँ पे, तो क्या होता है, हाइट ऑफ लेफ़्ट सब ट्री, ये इसका लेफ़्ट सब ट्री है। हाइट यानी इसका जो मैक्सिमम लेंथ होगा रूट तक जाने का, माइनस राइट सब ट्री का मैक्सिमम। तो लेफ़्ट सब ट्री का मैक्सिमम क्या है, पहले हम यहाँ से आएंगे, उसके बाद ये पाथ पे भी जाएंगे, ये पाथ पे जाएंगे, यहाँ 1 यूनिट हो गया, यहाँ पे जाएंगे तो 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ जाएंगे तो 3 3 3 3, सब इक्वल है। तो यानी हाइट ऑफ लेफ़्ट क्या हो गया, 3। अब हाइट ऑफ राइट देखेंगे, ये हो गया 1, ये 2 पॉसिबिलिटी है, इसके आगे कुछ नहीं है, तो ये 2 पे रुक गया, पर ये 3 और 3 तक जा रहा है, यानी हाइट ऑफ राइट 3 है। तो रूट नोड के लिए जो डिफरेंस होगा वो हो जाएगा लेफ़्ट 3 - 3 यानी 0। और 0 देखें तो अपने इसमें आता है, यानी ये बैलेंस्ड है। अब एक और एग्जांपल देखते हैं, और यहाँ पे मतलब हर नोड ही ऐसे बैलेंस्ड है। जैसे हम इस नोड को कंसीडर करते हैं, इसका लेफ़्ट सब ट्री ये होगा और इसका राइट सब ट्री ये होगा। 1 यूनिट 2 यूनिट 1 यूनिट 2 यूनिट 1 2 1 2, दोनों साइड इक्वल है, तो 2 - 2 0 हो जाएगा। उसी तरीके से तुम किसी भी नोड का देख सकते हो, जैसे इस नोड का लेफ़्ट में 0 राइट में 0, 0 - 0 0 है ना। तो ये सब बैलेंस्ड है। अब देखते हैं कुछ अनबैलेंस्ड केसेस। जैसे ये एक हमारे पास ट्री है, ठीक है, ये इसका रूट है, ये एक नॉर्मल बाइनरी ट्री है, ना ही परफेक्ट कंप्लीट ये सब कुछ नहीं, एक नॉर्मल सा बाइनरी ट्री है, जिसके बारे में हमें नहीं पता। हम बस यहाँ पे ये देखना चाहते हैं कि बैलेंस्ड है या नहीं, ये देखते हैं। शायद ये बैलेंस्ड भी हो सकता है, रैंडम ड्राइंग है। तो पहले हम रूट नोड को देखते हैं। मैक्सिमम लेंथ लेफ़्ट साइड से लीफ तक जाने का क्या है, 1 2 3, और यहाँ पे 2 तक था तो 3। तो यहाँ पे हाइट ऑफ, यहाँ पे क्या हो गया 3, इस नोड के ऊपर ऐसे लिख देंगे 1 2 1 2 3 1 2 3, 3 - 3 0। इस नोड के लिए 1 2 और इधर कुछ भी नहीं, 2 - 0 यानी 2। इस नोड के लिए 1 है, राइट में 1 है, तो यानी 1 - 1 0। इसके लिए 0 - 0 0, इसके लिए 0 - 0 0, 0 - 0 0 क्योंकि कोई नोड नहीं है। इसके लिए 1 - 1 0, क्यों, क्योंकि 1 और 1। इसके लिए 0 - 0 0, इसके लिए 0 - 0 0, इसके लिए देखो 1, लेफ़्ट में कितना है 1, और राइट में इस नोड के लिए ये इसका लेफ़्ट सब ट्री है और ये इसका राइट सब ट्री है। तो 1 2 1 2, मैक्सिमम 2 है, तो 2 - 1 -1। यहाँ पे हमारा जो बैलेंस कंडीशन है वो होता है -1 0 या फिर 1। ठीक है, यहाँ पे ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, ये -1 भी है, ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है। दिक्कत आ गया यहाँ पे, क्योंकि ये 2 हो रहा है, लेफ़्ट में 2 लेंथ है, राइट में से कुछ है ही नहीं, 0 यानी 2।
तो ये जो ट्री है, एन एग्जाम्पल ऑफ अनबैलेंस्ड ट्री, बाइनरी ट्री। तो इसी तरीके से हम बताते हैं, हर नोड को चेक करना होता है और वो क्विकली हो जाएगा प्रैक्टिस के साथ। बस ये 3 में से कोई भी एक्स्ट्रा वैल्यू अगर आ रहा है तो वो बैलेंस ट्री नहीं होगा। पर हम हमेशा एक बैलेंस ट्री ही क्यों खोजते हैं? क्वेश्चन आएगा कि वाई बैलेंस ट्री, है ना, बैलेंस्ड बाइनरी ट्री क्यों? बैलेंस्ड होने पे हाइट कम हो जाता है, डिक्रीजेस, और दिस लीड्स टू डेंस या डेंसिटी जो होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है। अब देखो, हमें पता है हम डीएसए में हमेशा टाइम को बचाना चाहते हैं, स्पेस को बचाना चाहते हैं। टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी उसी चीज़ का नाम होता है, हाइट। हम एक ट्री में क्या क्या ऑपरेशंस करेंगे बेसिकली, है ना? ट्रैवर्सल करेंगे, छोड़ो ट्रैवर्सल हटाओ, इंसर्शन करेंगे, डिलीशन करेंगे, सर्चिंग करेंगे। 3 चीज़, क्योंकि इन तीनों के लिए हमें ट्रैवर्सल आना चाहिए। तो ट्रैवर्सल एक ओवरऑल केस हो जाता है, इसलिए हम उसको हटा दे रहे हैं। तो इंसर्शन, डिलीशन, सर्चिंग सब डायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन, या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, या डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन हाइट। हाइट यानी इफ हाइट इंक्रीजेस, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीजेस, हाइट डिक्रीजेस, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी डिक्रीजेस। अब जितना कम हाइट रहेगा उतना जल्दी हमारा वर्क ख़त्म होगा। तो हाइट जब हम डिक्रीज़ करते हैं उस केस में हमें डेंस ऑफ अ ट्री या डेंसिटी ऑफ अ ट्री इंक्रीज़ करना पड़ता है, और जिसके वजह से मिनिमाइज़ हो जाता है हाइट, मिनिमाइज हाइट हो जाता है, जिस वजह से ऑप्टिमल यानी ऑप्टिमिस्टिक यानी एक बेहतर ऑप्टिमल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमें मिलता है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि अपना ट्री का हाइट जितना कम हो सके। एक होता है स्क्यू ट्री, SKEW, इसमें जो होता है ऐसे, ये रूट नोड है, ठीक है, ये बस लेफ़्ट 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 एंड लेफ़्ट एंड सो ऑन ऐसे चलता रहता है। और एक राइट स्क्यू होता है, रेड लेफ़्ट स्क्यू, इसमें हाइट मैक्सिमम होता है, तो इसमें सर्चिंग का टाइम ज़्यादा मैक्सिमम लगता है, या इंसर्शन, डिलीशन, कुछ भी। पर वही अगर डेंस हो, यानी इस तरह के नोड्स को हम ऐसे ऐसे कर दें, ऐसे ऐसे कर दें, ऐसे ऐसे लगा दें, ये डेंस करना हो गया। इस तरीके से, इस तरीके को डेंस इंक्रीज़ करना हो गया, और हाइट डिक्रीज़ करना हो गया। देखो 1 2 1 2 3 4 5 4 और 1 2, हाइट 2 पे आ गया, उसमें 4 है, पर डेंसिटी इंक्रीज़ हो गया, एक लेवल पे मोर रूट्स हो गए, नोड्स हो गए। तो इसी को कहते हैं डेंसिटी इंक्रीज़ करना, जिसकी वजह से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑप्टिमल हो जाता है, हाइट डिक्रीज़ हो जाता है, डेंसिटी इंक्रीज़ हो जाता है, और इसलिए हम एक बैलेंस ट्री को खोजते हैं हमेशा। अब ये क्वेश्चन आता है कि हम एक ट्रीज़ को इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हैं, मतलब कोड में हम कैसे कर सकते हैं, कौन सा डेटा स्ट्रक्चर का हम यूज़ करेंगे जो हम इस डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम को हम वर्क इन करा सकें। तो इसी में भी 2 तरह के होते हैं, या तो हम डायनामिकली करते हैं या स्टैटिकली। डायनामिकली में हम लिंक्ड लिस्ट यूज़ करते हैं, स्टैटिकली में हम एरेज़ यूज़ करते हैं। अब एरेज़ देखो, हमने तो देख लिया ना, लिंक लिस्ट तो हर जगह चल रहे हैं, हर एक नोड को हम लिंक लिस्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ऐसे एक नोड में है ना, एक्स, तो यहाँ एक्स, ये कुछ इधर पॉइंट करे, इधर पॉइंट करा है ना, ये तो हम देख चुके हैं, सीख चुके हैं। तो कैसे इम्प्लीमेंट करना ये देखेंगे, पर कैसे होता है एक नोड ऐसे रिप्रेजेंट हुआ हमने देख लिया। एरेज़ में क्या होता है, ये एक स्पेशल केस के दौरान होता है, ये एक स्पेशल केस में ही होता है। स्पेशल केस यानी एक परफेक्ट बाइनरी ट्री। परफेक्ट बाइनरी ट्री क्या होता है, जिसके हर लेवल के नोड्स इक्वली फील्ड हो, मतलब स्ट्रिक्टली फॉलोज, स्ट्रिक्टली मतलब
मैक्सिमम नहीं, एग्जैक्ट फॉलोज 2 to the power I नोड्स पर लेवल। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एक परफेक्ट बाइनरी ट्री हम बनाते हैं। हर लेवल पे इक्वली फील्ड है ना। जैसे यहाँ पे 2 4 1 5 8 7 9 और हम इसको नंबरिंग कर देते हैं 1, सॉरी चलो इसको 0 ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। 0 क्यों लिए? एरे का इंडेक्स 0 से शुरू होता है ना। अगर हम इसको एक एरे में रिप्रेजेंट करें तो हमारे पास 7 बॉक्सेस ऑफ इंटीजर्स होने चाहिए, क्योंकि हम इंटीजर वैल्यू स्टोर कर रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6। अगर हम इसमें डेटा फिल करें तो कैसे होगा? 0th इंडेक्स पे 2 है, 1 पे 4, 2 पे 1, 3 पे 5 8 7 9 5 8 7 9। ठीक है, ये याद रखना सिर्फ ओनली फॉर परफेक्ट बाइनरी ट्री, और किसी में नहीं लगा सकते हम। और एडवाइजरी होता है कि हम परफेक्ट बाइनरी ट्री के लिए भी लिंक लिस्ट यूज़ करें, पर ठीक है एक स्पेशल केस हो तो पता रहना चाहिए। लेट्स से यहाँ पे इंडेक्स को हम आई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, अगर किसी फॉर अ नोड एट इंडेक्स आई लेते हैं, उसका जो लेफ़्ट चाइल्ड होगा और उसका जो राइट चाइल्ड होगा वो 2 to the power I + 1 होगा और 2 to the power I + 2 होगा। अब ये मैं क्या लिख रहा हूँ, है ना, अजीब सा कुछ। तो अगर हम इंडेक्स 0 का बात करें, यानी इसका बात करें, इस रूट नोड का, ठीक है, इसका लेफ़्ट चाइल्ड है 4, इसका राइट चाइल्ड है 1। ये रूट नोड है, यहाँ पे एक तरीके से हम देख सकते हैं। इसका लेफ़्ट चाइल्ड है 4 और राइट चाइल्ड है 1। 0 से 2 तक अगर हम 0 पर रह के अगर हम राइट चाइल्ड फिल करें तो 2 to the power I + 2। अगर I 0 है तो 2 into I + 2 क्या हो जाएगा? 2 into 0 + 2 यानी 2, 0 + 2 यानी 2, सेकेंड इंडेक्स। और यहाँ पे अगर हम राइट चाइल्ड RC लिखते हैं, राइट चाइल्ड सेकेंड इंडेक्स पे है, सही, और यहाँ पे वैल्यू हम पुट कर रहे हैं 1। अगर हम लेफ़्ट चाइल्ड का बात करें एट I = 0, जो कि इंडेक्स 1 आंसर आना चाहिए, वो होता है 2 to the power I + 1, यानी 2 into 0 + 1 यानी 0 + 1 यानी 1, और यहाँ पे हम वैल्यू इंसर्ट कर रहे हैं 4। तो इस तरीके से हम एक्सेस कर सकते हैं, पर सिर्फ एक परफेक्ट बाइनरी ट्री के लिए। ठीक है, जैसे हम इंडेक्स 2 का बात करें, इसका लेफ़्ट चाइल्ड 5 है। जैसे हम 2 का बात करें, इंडेक्स 2 एक और एग्जांपल लिखते हैं, बाकी सारे इंडेक्सेस के लिए खुद से ट्राई करना। इसका लेफ़्ट चाइल्ड LC और राइट चाइल्ड RC क्या है? ये है इंडेक्स 5 और 6, 5 6। क्या हम 2 to the power I + 1 पे ये आएगा और ये 2 to the power I + 2 पे I का वैल्यू यहाँ पे पुट करना है 2, तो 2 into 2 4 + 1 5, 2 into 2 4 + 2 = 6। तो हम इस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। इसी वजह से बस हम परफेक्ट बाइनरी ट्री को एरेस की मदद से भी दिखा सकते हैं। ये एक आगे टॉपिक आएगा हीप करके, हीप्स करके, उसमें बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। तो अभी के लिए इतना ही बस रखते हैं, अगला नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम। बाइनरी सर्च ट्री नेक्स्ट टॉपिक है, उसको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।